नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अब आप सबकी बीपीएससी का प्रिपरेशन लास्ट ईयर पर आप पे है, क्योंकि आज 10 तारीख हो गया है और इसके बाद कल और परसों 2 दिन रेस्ट बचा हुआ है। 13 को बीपीएससी का पेपर होने जा रहा है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें भी जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज हम जीव विज्ञान की इस क्विक रिवीजन सीरीज में पीएससी में सफलता दिलाने में मदद करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामान्य विज्ञान बीपीएससी प्रीलिम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जीव विज्ञान से अक्सर 12 से 15, कभी-कभी 20 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस हिसाब से बायोलॉजी बीपीएससी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लासेस। आज हम सबसे पहले जीव विज्ञान की शाखा एवं उप शाखा के बारे में पढ़ेंगे। डर्मेटोलॉजी त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन, सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, मिरमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, इथिक्योलॉजी मत्स्य की संरचना और कार्यकी का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन। तो अगर हम कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे कभी कभी तो फोनिक्स और साउंड से भी हम किसी चीज को गेस कर सकते हैं। यहाँ पे वायरो और यहाँ पे विषाणु, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। पैथोलॉजी रोग की प्रकृति, लक्षण और कारकों का अध्ययन, मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन, पैलियोबॉटनी पादप जीवों का अध्ययन, जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतु का विस्तृत अध्ययन, इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, लिथोट्रिप्सी यह एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैली में स्थित पत्थरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। पैडोलॉजी मृदा के निर्माण और मृदा के प्रकार का अध्ययन, फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न कार्यों तथा कार्यों की विधियों का अध्ययन, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, टेफोलॉजी पोषण विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है। वहीं एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन एवं पालन है। आरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावलियां, फ्लोरिकल्चर सजावट के काम में आने वाले पुष्पों का अध्ययन, सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर का पालन, टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर फल सब्जियां तथा उद्यान पादपों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर वन्य वृक्ष तथा उनके उत्पादों का संवर्धन। विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय तथा विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानो बस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजाइक रोग के कारण की खोज करते समय की थी। विषाणु को सिर्फ हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। विषाणु से पौधे में होने वाले रोग है। विषाणु से पौधे में 3 रोग होते हैं। तंबाकू की पत्तियों में मोजाइक रोग, आलू में भी मोजाइक रोग होता है और बंकी टॉप ऑफ बनाना यानी केला की पत्तियों पर। नेक्स्ट है विषाणुओं द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग, चेचक, पीत ज्वार जिसे अरबो वायरस भी कहते हैं, पोलियो जिससे निस्पंदी वायरस भी कहते हैं, खसरा मार्बोली वायरस, गलसुआ मम्स वायरस, रेबीज हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज जिन्हें हो जाता है उन्हें पानी से डर लगता है, मस्तिष्क शोध हर्पी वायरस से, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्स वायरस से,
ट्राइकोमा, यह एक आंख आंख में बीमारी होती थी जिससे व्यक्ति अगर लंबे समय तक इसका इलाज नहीं करवाया जाता था तो इंसान। डेंगू ज्वर, एड्स। कवक, कवक हरित लवक रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स है। पर्णहरित होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है कवक से होने वाले रोग। पहले हम जंतु में होने वाले रोग को देखते हैं। एस्परजिलोसिस फेफड़ों का रोग है। जंतुओं में दाद, मेनिंजाइटिस, हिप्टाजोमोसिस, अनिकोमाइसिस, दमा, गंजापन और खाज। कवक से पौधों में होने वाले रोग, सरसों में सफेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का उत्तर भात अंगमारी रोग, गन्ने का लाल सड़न, आलू का अंगमारी रोग, सेब के फल का सड़ना, गेहूं का लाल रस्ट, बाजरे का ऑर्गेट, गेहूं का ढीला स्मट, अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू और राई का इरगॉट रोग। नेक्स्ट है जीवाणु। जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इन जीवाणु प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है। लाभदायक जीवाणु राइजोबियम भूमि की उर्वरता वृद्धि हेतु और दलहनी पौधों में गांठों में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में कारगर साबित होता है। एसिटिबैक्टर एसिटी सिरका के निर्माण में। माइकोकोस कैंडिलस चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए। हानिकारक जीवाणु कोलास्ट्रीडियम बोटुलिनियम भोजन को विषाक्त बनाते हैं। जीवाणुओं से पौधे में होने वाले रोग, सेब का अग्नि नीरजा रोग, चावल का अंगमारी रोग, आलू का सैथिल रोग, नींबू का कैकर रोग, गेहूं का टुंडू रोग और फलों में क्राउन गॉल रोग। नेक्स्ट है जीवाणुओं से पशु में होने वाले रोग। भेड़ में एंथ्रैक्स रोग होता है और जानवरों का काला पैर रोग। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटनी टिटेनस के कारण इस जीवाणु के कारण टिटेनस होता है। हेमोफिलस पर्ट्यूसिस काली खांसी इसकी वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टेपेडिक के लिए। ब्रिबियो कोलेरी हैजा कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। बैसिलस पेस्टिस प्लेग के लिए। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के लिए। स्लामोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कोढ़िया कुष्ठ रोग के लिए। साइनोबैक्टीरिया नीला हरित शैवाल। नीला हरित शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारी समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइको डे स्मिथ एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखता है। इस हिसाब से ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लाइकेन थैलोफाइट्स एक प्रकार का वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल से मिलकर बना होता है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि जो कवक और शैवाल से मिलकर बना है तो इनमें से कौन सा कवक और शैवाल से मिलकर बना है या लाइकेन किससे मिलकर बना होता है। इसमें कवक और शैवालों का परस्पर सहजीवी जैसा होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। तो यानी वायु की गुणवत्ता सूचकांक का भी यह संकेत देते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोलस तथा खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सैक्सिकोलस कहते हैं।
सेक्सिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट है एक पत्री, एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे। ग्रेमिनी, जई, गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ। लिलिएसी कुल के प्याज, ये भी एक बीजपत्री है। लहसुन, सतावर। म्यूजेसी के कुल के केला। पाल्मी कुल में नारियल, सुपारी, तार और खजूर। ये सारी एक बीजपत्री कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट है द्विबीजपत्री कुल के पौधे के महत्वपूर्ण कुल और पौधे। कुकुरबिटेसी, इस कुल में तारबूज, खरबूजा, कद्दू और परवल आता है। मिर्टेसी कुल में अमरूद, मेहंदी, जामुन, यूकेलिप्टस। रोजेसी कुल, तो ये तो वो क्वेश्चन एग्जाम में किस कुल का है ये तो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। रोजेसी कुल में सेब, गुलाब, नाशपाती और रसभरी है। अम्बेली फेरी में जीरा, लौंग, गाजर, सौंफ और धनिया आता है। नेक्स्ट है सेलानेसी कुल, इसमें आलू, बैंगन, टमाटर, लाल मिर्च, धतूरा और तंबाकू आता है। कंपोजिटी कुल, गेंदा, गुलदाउदी, सूरजमुखी, सलाद और जीनिया। नेक्स्ट है रूटेसी कुल में नींबू, संतरा और मौसमी। कुशीफेरी कुल में फूल गोभी, मूली, सलजम और सरसों है। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी और गुड़हल आता है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन। पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन फ्लोरोजेनिस होते हैं, फूलों का खिलने वाला हार्मोन। आर्कियन, जिब्रेलिस जटिल कार्बनिक यौगिक। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति होते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल वृद्धिरोधी होते हैं। एबनिन गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर गैंगनोन पैरापोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। मटर का मार्च रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। फूल गोभी का विपेटल रोग मॉलिब्लेडिनम की कमी से होता है। पत्तों में हरिमहीनता रोग कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मॉलिब्लेडिनम की कमी से होता है। नींबू का डायमैक रोग कॉपर की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर का हॉट रॉट रोग बोरॉन की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट रॉट रोग भंडार में ऑक्सीजन की कमी से होता है। सलजम में बाटर कोट रोग मैंगनीज की कमी से होता है। नेक्स्ट है वर्गीकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे समूह में बांटा जाता है, छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, इसे वर्गीकी कहते हैं। इसके अंतर्गत संघ प्रोटोजोआ, इस संघ के जंतुओं में कोई उत्तक या अंग नहीं होता है। इनका शरीर नग्न या पॉलिकल द्वारा ढका होता है। इसके अंतर्गत ये सारे क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अमीबा, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा कोलाई, प्लेज्मोडियम, युगलिना आदि जीव आते हैं संघ प्रोटोजोआ में। पोरीफेरा में यह एक बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टानों या ठोस पदार्थ पे रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार या शाखानुमा होती है। नेक्स्ट है इनके शरीर में उत्तक नहीं बनते। इस श्रेणी के अंतर्गत साइकन, हाइनोलेमा, यूस्पंजिया
स्पंजिया, जुप्लेक्टलस आदि जंतु आते हैं। संघ ऑर्थोपोडा में इस संघ के जंतु जल, थल तथा वायु तीनों जगह पर रहते हैं। इसके अंतर्गत मक्खी, केकड़ा, मकड़ियां, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम कीड़ा, कनखजूरा, निम्फोन आदि आते हैं। संघ मोलास्का, इस संघ के अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। नैटिलस, ऑक्टोपस, डोरिसस, डेंटेलियम, काइटिन पाइला, हेलिक्स अस्पियाजीवादी। संघ इकाई नोडमेटा, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकमेरिया, थायोना आदि पाया जाता है। संघ कॉर्डेटा, इस संघ में शार्क, टारपीडो, रेहू, कतला, सिंगी, मांगुर, गरई, एनाबस आदि आते हैं। शार्क को डॉगफिश तथा टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जाना जाता है। उभयचर में मेंढक, सैलामेंडर, प्रोटिस, साइरेन आदि आते हैं। सरीसृप पर इस वर्ग में कच्छप, कछुआ, गोह, कैरत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि आते हैं। बागरेस का साधारण नाम कैरत और नाजा का साधारण नाम कोबरा है। विटामिन एवं पोषण नेक्स्ट है। वर्ष 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमीरा फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक विटामिन की कुल 2 श्रेणियां ज्ञात की गई है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। नेक्स्ट है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसका स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। इसकी कमी से उत्पन्न रोग जीरो, थैलीमिया और रतौंधी होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसके स्रोत है सोयाबीन, अनाज, दूध, फलियां। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। इसके स्रोत है अंडा, पनीर, मांस, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से कोलोसिस, त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना होता है। विटामिन बी3 निकोटिनिक अम्ल अथवा नाइसिन, इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत है दूध, अंडे, फलियां, मछली, यीस्ट, मांस आदि। इसकी कमी से पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम रोग होता है। विटामिन बी5 पैंटोथेनिक अम्ल, इसके स्रोत है मूंगफली, मांस, दूध, अंडा। विटामिन बी5 की कमी से बाल का सफेद होना और वृद्धि रुकना होता है। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसके स्रोत है अनाज, मांस, यीस्ट और दूध। इसकी कमी से एनीमिया और चर्म रोग होता है। विटामिन बी7 में इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसके स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल। इसकी कमी से बालों का झड़ना और लकवा होता है। बी9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। इसके स्रोत है हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस और अंडे। इससे कुंठित वृद्धि और रक्तहीनता रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसका स्रोत है दूध, मछली, अंडा, मांस, आपके जीवाणु। और यह एनीमिया और पांडु रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके स्रोत है आंवला, नींबू, टमाटर और खट्टे फल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, मछली का तेल। इसके स्रोत है मक्खन, अंडा तथा सूर्य का प्रकाश। ऑस्ट्रोमलेशिया यह सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसके स्रोत हैं सोयाबीन, अंडे की जर्दी, गेहूं और तेल। इसकी कमी से जननांग
और पेशीय कमजोर जनन क्षमता की कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोकोबाल्क्विनोन है। इसके स्रोत है सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां और अंडा। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र। विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रिया और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के दो भाग हैं, आहार नाल और संबंधित पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में मुख गुहा से लार और टाइलिन एंजाइम निकलता है। उसके बाद है ग्रासनली। ग्रासनली भोजन को अमाशय तक ले जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन का पाचन और पेप्सिन एंजाइम। फिर है आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है संबंधित पाचन ग्रंथियां। लार ग्रंथि टाइलिन या स्टार्च का पाचन और लाइसोसोम। यकृत से पीत का उत्पादन, ग्लाइकोजेनिस, यूरिया का संश्लेषण और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्ताशय वसा का इमल्सीकरण और वसा का भंडारण पित्ताशय में होता है। फिर है पित्त। इसका पीएच मान 7.7 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है और लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। अग्नाशय। अग्नाशयी रस का संश्लेषण अग्नाशय में होता है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, अस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावन अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है प्रमुख एंजाइम। सुक्रोज। यह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। माल्टेज। यह माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज। यह इमल्सीकृत वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। लैक्टेज। यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन। यह शेष प्रोटीन और पेप्टोज को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। फिर नेक्स्ट है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। कंकाल तंत्र का कार्य है शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना और शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। कंकाल का विभाजन। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। कपाल में 8 हड्डियां, फेसियल में यानी फेस में 14 हड्डियां होती है। पसलियों की संख्या 24 यानी 12 जोड़ा और कान में 6 हड्डियां होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगमेंट्स कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग हैं फेफड़ा, नासिक और स्वर यंत्र। स्वर यंत्र ग्रास नली को श्वसन नली से जोड़ता है। मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करना है और खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास और श्रवण मार्ग की सुरक्षा करने में सहायक। नासिक मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। फेफड़ा स्पंजी, गुलाबी और थैलीनुमा रचना होती है। यह एक जोड़ा होता है। फेफड़ा का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है।
दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है और प्रत्येक फेफड़ा में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। फ्यूरल मेम्ब्रेन फेफड़ा की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र। मानव कोशिका के वर्ज्य और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और आंत। आंत अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। वृक्क रक्त में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता का नियंत्रण, शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निष्कासन करता है। अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करने का कार्य वृक्क का है। दवाइयां, विष आदि जिसका प्रयोजन शरीर में नहीं होता है, उन्हें वृक्क के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। वृक्क को ही किडनी कहते हैं। फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन, लहसुन, प्याज और कुछ मसालों का उत्सर्जन करता है। त्वचा उपस्थित तैलीय ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि क्रमशः सीबम और पसीने का स्राव करती है। यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं, आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन में भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन का विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करता है और एल्कोहल का निराविशन करता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के दो भाग है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन। तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं सोचने, समझने और किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करता है। मस्तिष्क को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग है, प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। प्रमस्तिष्क अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है और थैलेमस सूचना प्रसारण का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क संतुलन और आपकी पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र में होता है। पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम। इसमें हमें याद रखना है कि पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ये सेरिब्रम है और पश्च मस्तिष्क में का भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम इसमें समन्वय, संतुलन और ऐच्छिक पेशीय गतिविधियों का नियंत्रण होता है। तीसरा भाग है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका कार्य है हृदय की धड़कन का नियंत्रण, रक्तचाप का नियंत्रण और श्वास गति का नियंत्रण, खांसना, छींकना और उल्टी का नियंत्रण और पाचक रस का स्राव। नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र। मानव और जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का कार्य है फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन, हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक ग्लूकोज का परिवहन, बस ये अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन। ये परिसंचरण तंत्र के कार्य थे। और परिसंचरण तंत्र के दो अवयव हैं, एक है हृदय और एक रुधिर नलिकाएं हैं। हृदय संपूर्ण शरीर के रुधिर का परिसंचरण करना हृदय का कार्य है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं जिसमें 2 दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय कहते हैं। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंद करता है। हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा मापते हैं, ECG
जी। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। उसके बाद है रुधिर। रुधिर में धमनियां। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है धमनियां, और फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियां शुद्ध रुधिर प्रवाहित करती हैं। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं और ये रुधिर को एकत्रित करने का भी कार्य करती हैं। फुफ्फुस शिराएं के अतिरिक्त सभी शिराएं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। रुधिर धमनी धमनियों को शिराएं से रुधिर वाहिनी धमनियों को शिराएं से जोड़ती है। रुधिर का पीएच मान 7.6 होता है। रुधिर तरल संवहनी संयोजी उत्तक है, जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। और रुधिर के परिसंचरण तंत्र है खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में रुधिर का दाब तथा कम गति से बहता है। खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा, कीट मकड़ी आदि में होता है। और बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है और सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव रुधिर। प्लाज्मा और रुधानु। मानव रुधिर में प्लाज्मा 45% और प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45% होता है। प्लाज्मा में जल 91%, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिराणु में प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। श्वेत रुधिराणु यानी WBC रोग से प्रतिरक्षा करता है। और लाल रुधिराणु RBC, इसमें एंटीजन A और B होता है। और एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। रक्त समूह के खोज करता है कार्ल लैंडस्ट्रीन। ए रक्त समूह 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। एंटीजन A और एंटीबॉडी B उपस्थित होता है इसमें। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन B और एंटीबॉडी A उपस्थित होता है। AB में एंटीजन A और B दोनों उपस्थित होते हैं और इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं। एंटीजन अनुपस्थित व एंटीबॉडी A और B उपस्थित होता है, इसलिए सर्वदाता कहते हैं। यानी कि O पॉजिटिव किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकते हैं और AB वाले सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और इसका भार 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। थायरोट्रोपिक अंतःस्रावी ग्रंथि, उसी में है अबिटू ग्रंथि, पार्बिटू ग्रंथि और अधिवृक्क, थाइमस ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में स्टेमेटोटॉपिक हार्मोन होता है, यह वृद्धि हार्मोन होता है। थायरोटॉपिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और मेलिनोसाइट प्रेरक हार्मोन होता है। ऑबिट ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन होता है। पोर्बुट ग्रंथि में पैराथायराइड हार्मोन होता है और कलिस्टोसिन हार्मोन होता है। अधिवृक्क में ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरालोकार्टिकॉइड्स होता है और लिंग हार्मोन होता है। थायमिन ग्रंथि में थाइमोसिन, थायमिन 1 और थायमिन 2 ग्रंथि पाया जाता है। अग्नाशय में अल्फा कोशिका में ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा कोशिका में इंसुलिन
और डेल्टा कोशिका में स्टोस्टेनिन हार्मोन होता है और यह कोशिका में अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड होता है। अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन एजेस्ट्रॉन महिलाओं में और प्रोजेस्टेरॉन भी महिलाओं में गर्भ का निर्धारण इसके कारण होता है। और रिलैक्सिन महिलाओं में होता है। वृषण में टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है। एड्रीनलिन मेड्यूला में एड्रीनलिन इसे लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार और उसके आविष्कारकर्ता। विटामिन का आविष्कारकर्ता फंक है। विटामिन ए और बी के मैकुलन है। विटामिन डी के हॉपनिक्स हैं। इंसुलिन के आविष्कारकर्ता बैटिंग एवं बेस्ट है। पेनिसिलिन के आविष्कारकर्ता ए फ्लेमिंग है। डीडीटी के आविष्कारकर्ता पॉल मूलर है। पोलियो टीका के जॉन साल्क। विषाणु के आविष्कारकर्ता इवानो बस्की हैं। आरएच कारक के आविष्कारकर्ता लैंड स्टीनर है। बीसीजी टीका के आविष्कारकर्ता यूरिन क्लाइमेट है। डीएनए के आविष्कारकर्ता वाटसन और क्रिक हैं। हैजा के रोगाणु रॉबर्ट कोच हैं खोजकर्ता। रेबीज टीके के खोजकर्ता लुइस पास्चर हैं। जेनेरिक कोड के खोजकर्ता हरगोविंद खुराना। चेचक के टीके का खोजकर्ता एडवर्ड जेनर है। मनुष्य के शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639। शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। रक्त कणों की संख्या पुरुष में 5 से 5.5 मिलियन होता है। महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन का होता है और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2.5 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत पुरुषों में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त होता है और महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त होता है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होता है और सबसे छोटी पेशी अस्टेपेडियस होता है। कीटों द्वारा संचारित रोग निद्रा रोग ग्लासिन फ्लोप्सिस कीट से होता है। हैजा घरेलू मक्खी से होता है। टाइफाइड पेडिकुलस से होता है। सुर्रा रोग टेबेनस मक्खी से होता है। कालाजार बालू मक्खी से और चागास रोग खटमल से होता है। जंतु विज्ञान शाखा के जनक रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्ट्रीन। जीवाणु वर्ग के रॉबर्ट कोच। आनुवांशिकी के जे मेंडल। जंतु विज्ञान के अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र को हिप्पोक्रेटस और डॉक्टर इनकी शपथ भी लेते हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक है लुई पास्चर। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक है एच.जे. मूलर। बार्गिकी के जनक है कोरोलस लिनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। उत्परिवर्तनवाद के जनक है ह्यूग डी ब्रिज। नेक्स्ट है विभिन्न संस्थाएं एवं केंद्र। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र हैदराबाद तेलंगाना। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। जैव संसाधन और अस्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। डबल ईजी इलेक्ट्रो इनिफोरोग्राफी मस्तिष्क के अंदर से शरीर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की वैद्युत गतिविधियों के अभिलेखन की प्रक्रिया। ईएमजी इलेक्ट्रो माइग्रोफी मांसपेशियों तथा पेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों का जांच। ईओजी इलेक्ट्रो
क्यूलोग्राफी, रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक। कोल्ड ब्लड एनिमल जंतु में सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली आदि हैं। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त परिनाली अनुपस्थित होता है। हाइड्रा में श्वसन विसरण द्वारा होता है। सांप के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में तथा एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में और ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। वृक्षों की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है, मेमोग्राम वृक्ष से संबंधित है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभिनियंत्रित करने वाला उपकरण है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म MRI है, संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये रिवीजन सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा, और यदि हाँ तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके बाद कल हमारा ये क्विक रिवीजन सीरीज का आखिरी सीरीज होगा, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। अगर आप फिर से क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो कृपया कर हमारे प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें।